तुम सारे शौक अपने ससुराल में पूरा करना। नीतू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। नीतू, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नीतू ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा ठीक है, जाओ। और वो निकल गई। उससे तो रमन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मंजू जी पर बरस पड़े। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही करा धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हो। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वो तो ना समझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? तभी मंजू जी ने आंखों में भर आए आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। किचन में जाकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। शालिनी, जो कि उसकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी बेटे राकेश की आवाज़ आई, शालिनी कहाँ हो? मेरे टिफ़िन कहाँ है? मेरा ऑफिस बैग निकला। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता? नहीं, क्या करती रहती हो? बड़बड़ाते हुए निकल गया। आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद रमन जी बहुत बेचैनी से नीतू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर बात करते हुए नीतू ने घर में प्रवेश किया। नीतू, अब समय है? रमन जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ, मंजू जी बोली। थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए रमन जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर नीतू अपने कमरे से निकल आई और उसके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मुझे ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति ही चाहिए। मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल विनय और उसके माता पिता को बुलाया है, वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। हर हालत में ये रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहती हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं। नीतू बोली, पापा, जब सारा निर्णय आप ले चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोचूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कर रही हूँ, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दें। राकेश ऑफिस से आ गया और वो भी वहीं बैठ गया। शालिनी सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वो एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। नीतू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की, पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बात कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरा करना, यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी? ये सब फिजूल के बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर और अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को यही शोभा देता है। हाँ, यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो और फिर वो जैसे नाच नचाए नाचो। हर बात के लिए ताने उल्हाने सुनो और यदि तकलीफ में
रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमर्दगारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या मेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उससे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ कि मैं उनके जैसा जीवन जी सकूं, जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो। कोई ऐसा मजबूत कंधा न मिले जिस पर सर रख कर अपने आंसू बहा सके। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। कहाँ से सीखती है ये सब? कहीं तेरी माँ तो तुझे ये सब नहीं सिखाती? पापा जोर से नीतू चिल्ला पड़ी। माँ को बीच में न लाए तो ये सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी। माँ को रातों में रोते देख सोचती थी उनके कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो? दावा लगा दूँ? तब मेरी बाल सुबह बातें सुनकर हंस पड़ती। आँखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे ये नहीं पूछता कि उन्होंने खाया है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ है क्या। दादी दादू चाचू बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते कि ये नहीं किया वो नहीं किया। हर समय जल्दी खटी सुनाना, ताने उल्हाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई हूँ तो कम से कम मैं तो ऐसा जीवन नहीं चाहूँगी। आपने कम एक अच्छा पति बना, माँ के साथ निभाया, अपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आपका हाथ पकड़ा। आपके भरोसे वो इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वो क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रही। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेज रमन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चे की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। अब पापा कुछ संपन्न स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी तब आपने उन्हें ये कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूलकर भी नाम नहीं लेना। माँ कितनी रोई थी, कितनी गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना स्वर्ग सिधार गई। क्या ये अन्याय नहीं था? वो पत्नी है आपकी, बधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वो अपने से भी नहीं मिल सकी। मुझे याद है माँ नानी का फोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें सतावता भी देने वाला नहीं था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आप कितना चीज़ें बाजार से लाए थे, माँ से कैसे उसकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों वो रसोई में
न जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी। ननद आई है, ये बनाओ वो बनाओ। माँ चुपचाप करती रहती, किंतु आज तक कभी मेरी माँ मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकती। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे, वो कितना कुछ लेकर आए थे पूरे परिवार के लिए। कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई। फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। क्यों पापा, क्या मैं गलत कर रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता? कल की मेरी ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? पापा, आपके माँ के परिहार ने ही मुझे ये सब सिखा दिया। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बालमन पर पड़ी है वो इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति नाम के जीवन से ही मुझे डर लगता है। इसलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी के बात सुनकर रमन जी निरुत्तर थे। वो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदे थे। फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियों बराबर नहीं होती, वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा ज़माना और था और नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तू चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी शालिनी भाभी का रखते हैं। क्या उम्र अभी इनकी, आप लोगों ने उन पर कितना पाबंदी लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस का तो सोचना ही नहीं। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती हैं, वो जीवन में क्या शौक़ रखती हैं, क्या करना चाहती हैं। भैया ने कभी जानने की कोशिश की? यदि भैया इतने ही समझदार होते तो वो माँ की तकलीफ़ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वो तो आपके नक्शो कदम पर चलकर अपनी नामक जीवन को अपने पैरों की जूती ही समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वो कभी आप पूरी करते हैं। माँ के साथ की निकी आंटी, सोनी आंटी और वो सब कितना खुश रहती हैं। वो तो आपके ज़माने के हैं। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बगले झक रहे थे, शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्र का एवज कोई सुख नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कल आप पहले विनय और उनके परिवार वालों से पूछ लेना। यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने अरमान पूरे करूँगी, नौकरी करूँगी। मुझे मेरे मायके में नाम पर न तो कोई उल्लंघन देगा और न आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उनके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूँगी रहूँगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर है तो बात आगे बढ़ाइए, नहीं तो मैं जीवन में उस सुपात्र का इंतज़ार करूँगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा। जो मुझे केवल आधुनिक कर्मचारी, 24 घंटे 365 दिन की न समझ, वास्तव में मेरे सुख दुख का सब साथी होगा। मेरा पति होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे, बिना झिझके
अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूँगी। आप मेरी चिंता छोड़ दें। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए नृत्य थे और नीतू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से नीतू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। मंजू जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट-घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी